नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में मैं काजल उन तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ जो अभी हमारे शो से जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं। शख्सियत का ये अंक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई थी जानी मानी कलाकार अभिनेत्री जो रंगमंच सिनेमा से जुड़ी हुई हैं और टेलीविजन से जुड़ी हुई हैं, हिमानी शिवपुरी। और इस वक्त हमारे साथ हैं जो जानी मानी शख्सियत हैं, वो रंगमंच, आकाशवाणी के नाटकों, सिनेमा और फिल्मों से, सिनेमा से और टेलीविजन से जुड़े हुए हैं। और उनकी जो आवाज है वही एक बहुत ही खूबसूरत इनकी पहचान है। जिक्र कर रही हूँ जो हमारी आज की सेलिब्रिटी हैं, उनका तारुफ क्या कहूँ, नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं, तो इनका वेलकम करते हैं। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, सबको नमस्कार, सभी को नमस्कार। और हमारे साथ जो आज रूबरू टीम के जो कलाकार जुड़े हुए हैं, जो आपसे शो के बीच में आप बातचीत करेंगे, पंकज कुमार ये बैकस्टेज टीम के टीम मेंबर भी हैं और साथ में एक इंजीनियर भी हैं। रोहित मरोटिया ये बैकस्टेज टीम से जुड़े हुए हैं और हमारे कलाकार हैं। आभा हमारी यंग कलाकार हैं रूबरू थिएटर ग्रुप की। तो ये सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। तो सवाल हम शुरू करते हैं आपसे, रूबरू होकर आपसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि हमारे इस शो का मकसद, जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ, ये है कि हमारे जो यंग थिएटरिस्ट हैं या यंग कलाकार हैं जो किसी भी फील्ड में अपना नाम करना चाहते हैं, उनका रूबरू करवाया जाए। जो हमारे जिनका नाम है थिएटर के किसी भी कला के क्षेत्र से, उनकी लाइफ की जो जर्नी है उनसे उनको रूबरू कराया जाए और उनसे इंस्पिरेशन मिले। तो सबसे पहले मेरा वही सवाल कि आपका जो सफर रहा है इस कला के क्षेत्र में, वो आप हमसे साझा। काजल जी, मैं बड़ा खुशनसीब रहा कि मेरे जो फादर थे बहुत एनकरेजिंग थे और वो शुरू से जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब से नाटकों में भाग लेने का मुझे कुछ शौक हुआ। और जब उन्होंने देखा कि ये कुछ ज्यादा मैं कर रहा हूं तो उन्होंने मुझे एक बड़ी गुर की बात समझाई। और वो ये था, कहने लगे कि मुझसे पूछा उन्होंने, मैं शायद 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, बोले कलाकार बनना चाहते हो कि मीरासी बनना चाहते हो? मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उनसे पूछा, जी मतलब? बोले कलाकार होता है पढ़ा लिखा और मीरासी जो होता है वो पढ़े लिखे ना पढ़े सब चलता है, और पढ़े लिखे की इज्जत होती है और मीरासी तो घूमते रहते हैं। तो मैंने कहा जी मैं कलाकार बनना चाहता हूं। तो कहने लगे पढ़ाई लिखाई से कभी जी मत चुराना और पीछे मत हटना। तो वो हमने किया, साथ साथ चलता रहा। वो चलते चलते स्कूल में पहुंचे। स्कूल में एक दिन मैं 9वीं कक्षा में था तो हमारे अंग्रेजी के अध्यापक थे मिस्टर आरबी शर्मा। वो रामजस नंबर 1 में पढ़ता था मैं दरियागंज में। तो उन्हें एनुअल प्रोग्राम में एक प्ले करना था, अधिकार का रक्षक उपेंद्र नाथ अश्क का लिखा हुआ। तो उन्होंने उसमें सेठ जी का रोल था। तो सेठ जी के लिए उन्होंने कई लोगों को ट्राई किया, मुझे भी बुलाया, बुला के डायलॉग पढ़वाए। तो मेरा पढ़ना उनको कुछ अच्छा लगा होगा, तो मुझसे बोले ठीक है आप ये डायलॉग याद करके आइए। अब डायलॉग याद करके हम पहुंच गए। फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया कि मैं सेठ जी का रोल करूंगा इसके अंदर, क्योंकि मोस्टली उस नाटक के अंदर डायलॉग सेठ जी बात करते हैं टेलीफोन पर, और टेलीफोन मेरे घर में था तो मुझे टेलीफोन पे बात करने की आदत थी। उसी प्ले में जो सेठ जी की पत्नी का रोल था वो हमारे ही स्कूल के एक सुनील बत्रा हुआ करते थे, और वो कार्ड पे इनके लिखा होता था रेडियो एंड टीवी आर्टिस्ट एंड ऑर्केस्ट्रा अरेंजर, और मैं देख के बड़ा खुश होता था। उनको दे दिया गया सेठ जी की पत्नी का रोल। अब वो झोंक में करते करते सेठ जी का लड़का उनके पास आता है और वो कहता है कि साहब मैं कुछ बात कहती है तो सेठ जी उसको डांटने लगते हैं, और डांट के वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं कि इसके एक थप्पड़ लगा दूंगा। तो सेठ जी की पत्नी कहती है थप्पड़ तुम क्यों लगाते हो, मैं ही लगा देती हूँ। तो सुनील बत्रा जो सेठ जी के पत्नी का रोल कर रहे थे वो कहते हैं तुम क्यों थप्पड़ लगा देते हो, मैं ही लगा देता हूँ। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। I got the confidence and I got the award. This is how I started this. जी। और उसके बाद फिर अपना रेडियो का सफर शुरू हो गया युवाणी से। युवाणी में हम लोग गए, महफिल मन भावन किया, रेडियो नाटक किया, और रेडियो नाटक करने के बाद किसी ने कहा कि आपकी आवाज माइक्रोफोन को सूट करती है, तो दिल्ली स्टेशन पे ऑडिशन दिया, उसमें भी मैं पास हो गया। तो वहां पर हमारे आकाशवाणी दिल्ली स्टेशन पे श्रीमान सत्येंद्र शरत हुआ करते थे। अब वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे रेडियो नाटक की एबीसीडी और व्याकरण समझाया।
तो जी। तब से मैं रेडियो नाटक में मेरी शुरुआत हो गई। और पहला प्ले मेरा ब्रॉडकास्ट हुआ था गोपाल दास का लिखा हुआ पूतो फलो, और उसमें 45 मिनट के प्ले में 35 मिनट मैं बोलता था। और बड़ा मुश्किल था वो, लेकिन किया। और अगले जिस दिन वो ब्रॉडकास्ट हुआ उसके अगले दिन से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। सो क्या मैं बात। जाना जाने लगा। हाँ, जी। जी। तो इस तरह मेरे रेडियो की शुरुआत हुई। जी। और उसके बाद मैंने रेडियो पर बहुत सारे नाटक किए। और मैंने बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, थिएटर में भी काम किया। थिएटर में मैं एक हमारे आर्टिस्ट हुआ करते थे मनोज भटनागर, उनका एक ग्रुप था यवनिका के नाम से। जी। उन्होंने सराय नाम का एक प्ले किया, कंकाल किया, खालिद की खाला की, और मुकदमा भगवान पे किया, मादा कैक्टस किया। सब में मैंने मेन रोल किया। और वो बहुत ही दिलचस्प सफर रहा। और उसके बाद इसके भी बहुत बड़े दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद मैं रेपर्टरी कंपनी में चला गया। शीला भाटिया को आप जानती हैं, जी। जी। दिल्ली जी। आर्ट जी। थिएटर में। जी। जी। और ओपेराज के शीला लिए जी के बहुत फेमस रही है वो। ओपेराज उनके बहुत फेमस हैं। टीचर। तो वहां जी। उन्होंने मुझे ऐसी बात सिखाई। मैं जब गया तो बैठ के उन्होंने मुझे ओम शब्द को कहा, ओम बोलो। जी। कहने लगे नहीं, अभी कंपन आ रही है आवाज में, अभी ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है। फिर उन्होंने एक चीज जो मुझे सिखाई, जो मुझे आज तक काम आती है, शीला भाटिया ने, काट के बोलो, काट के बोलो, काट के बोलो, काट के बोलो। मतलब देर शुड नॉट बी जी। क्या होता है, हम चाहे रेडियो नाटक करें, चाहे किसी भी विधा में हम काम करें, एक होता है ब्रेक, एक होता है पॉज। बिल्कुल। पॉज में वक्फा लग जाता है, लेकिन ब्रेक जी। में वो वक्फा कम हो जाता है। जैसे अब सुनिए, मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसके बाद मैं काजल से बात करूंगा। ये तो हो गया पॉज देके बोला मैंने। और बिल्कुल। सुनिए, मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसके बाद मैं काजल जी से बात करूंगा। तो ये 3 प्लेटफॉर्म एक सेंटेंस में आ गए, बिना पॉज दिए हाँ। हुए और ब्रेक के साथ आ गए। तो दिस इज जी। व्हाट आई लर्न फ्रॉम शीला जी। हम्म। और उसके बाद मुझसे जो सबसे बेहतरीन बात मेरे साथ मेरी जिंदगी में रही, वो ये कि मैं कभी कभी आकाशवाणी वैसे ही पहुंच जाता था। कॉलेज में आ गया था, श्यामलाल कॉलेज जी। से जी। पढ़ा मैं, और आकाशवाणी पहुंच गया। तो पहुंचने के बाद मैं ड्रामा सेक्शन में पहुंचा, तो शरद जी बैठे होते थे। हाँ भी नीरज, कैसे आए तुम? मैंने कहा जी मैं टेलीविजन में मिलने आया था। तो यू नो व्हाट ही सेड, ओके, रोल जी। मांगने आए थे, रोल मांगने आए थे। मैंने कहा जी नहीं, नेवर डू दिस। और उन्होंने मुझे ऐसा सिखाया कि आज तक मैं मिला जरूर, लेकिन मैंने ये नहीं कहा ये रोल मुझे दे दो। ये ऐसी उनकी ट्रेनिंग रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो थी, वो जो एक डिसिप्लिन होता है, चाहे वो रेडियो नाटक हो, चाहे वो स्टेज प्ले हो। आप तो धुरंधर हैं स्टेज प्लेस के अंदर भी, और रेडियो नाटक में भी आपका जवाब नहीं है। आप तो विजुअल मीडियम में तो आपने बड़ी महारत हासिल आपसे की हुई है। सीखा है मैंने। कल मैं सुचित्रा जी को कह रही थी, मैंने उनसे और आपसे सच में बहुत सीखा है। सुचित्रा जी से भी मैंने बहुत सीखा है देख देख कर, और मैंने आपसे भी बहुत सीखा है देख देख कर। जी। आई एम ऑनर्ड दैट। तो वो जो एक, फिर मुझसे वो बोले, कहने लगे क्या पढ़ते हो? हमारे जो आजकल के नौजवान आर्टिस्ट हैं, तो खास तौर पे उनके लिए बात सुनाना चाहता हूं मैं। बोले क्या पढ़ते हो? मैं कहा जी मेरे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, मेरे कोर्स में लगा हुआ है। कहने लगे उसके अलावा क्या पढ़ते हो? तो मैंने कहा जी उसके अलावा क्या पढ़े, वेद प्रकाश कंबोज की नावल पढ़ लेता हूँ, और दो चार के मैंने नाम गिना दिए कि वो पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और मुझको अमेरिकन लाइब्रेरी ले गया वो, और अमेरिकन लाइब्रेरी में जाके मेंबर बनवा दिया। और डेथ ऑफ ए सेल्समैन, आर्थर मिलर का ग्लास हाउस, पता नहीं कितनी सारी किताबें दिलवा दी उन्होंने मुझे। और वो क्या करते थे कि जब मुझे मैं आया तो मेरे हाथ में उन्होंने एक उपन्यास थमा दिया। उपन्यास का नाम था शरद चंद्र का काशीनाथ। और मुझसे बोले कि आप कितने दिन में पढ़ लोगे? मैंने कहा 3-4 दिन में। बोले मैं 7 दिन देता हूं तुम्हें, 7 दिन में पढ़ के आओ। 7 दिन बाद में पढ़ के पहुंच गया वहां पर। और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि पढ़ लिया, कैसा लगा? मैंने कहा जी बहुत अच्छा लगा। कौन सा रोल करोगे? तो मेरी निगाह अरे तो वाह। अर्जुन की तरह मछली की आंख पे होती थी। मैंने कहा काशीनाथ का रोल करूंगा। बोले हाँ यही रोल करना है। एंड काजल जी, आप उस प्ले को सुने या आप दोबारा करें, द मोस्ट डिफिकल्ट रोल ऑफ द नॉवल इज काशीनाथ।
बिकॉज काशीनाथ को जीवन में कभी गुस्सा नहीं आया, केवल क्लाइमैक्स पे गुस्सा आता है, एक जगह थोड़ा सा। तो कहने लगे कि ये प्ले करना है, रिहर्सल हो गई, और रिहर्सल के बाद वो मेरे पास रिकॉर्डिंग से पहले आए और उन्होंने एक टिप दी मुझे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टिप। मुझे बोले, नीरज, इस प्ले का हर डायलॉग तुमको चेहरे पे मुस्कुराहट लाके बोलना है, ये याद रखना। और मैंने साहब वही किया, और आखिर में एक जगह गुस्सा आता, वीना जी थी मेरे साथ उसमें। वीना जी इज ए ग्रेट सपोर्ट, और सुचित्रा जी के बारे में भी बताऊंगा आपको मैं अभी। और उस प्ले को मैंने किया और बहुत बहुत तारीफ हुई। इसी तरह एक और प्ले मैंने किया था रेडियो पर, एक और अजनबी, मृदुला गर्ग का लिखा हुआ नाटक था वो। जी। बाद में उसको आकाशवाणी पुरस्कार भी मिला। और उस प्ले में 2 सीन थे। ये भी मैं आज के जो हमारे नौजवान कलाकार हैं उनको मैं चाहता हूं कि वो उस पर गौर फरमाएं। उसमें मैं जो कैरेक्टर कर रहा था वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन वो कैरेक्टर था उसमें। वो कैरेक्टर एक ड्रीम बॉय का था। वो एक लड़की होती है जो अपने हस्बैंड की बातों से नाखुश होती है, और वो वीना जी ने किया वो रोल। और उसका हस्बैंड अपनी तरक्की करने के लिए उसको दांव पे भी लगा देता है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके ख्यालों में एक चरित्र आया करता था, एक ड्रीम बॉय। आई प्लेड दैट ड्रीम बॉय। हम वो खुद तो कुछ सोच नहीं रहा था, वो जो लड़की सोचती थी वही कैरेक्टर था। एंड दैट वाज हाईली रोमांटिक सीक्वेंस, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। और मैं जब करने लगा तो मुझसे हो ना वो, तो मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से साहब वहां डांट पड़ी कि क्या किया तुमने, ये क्या करते चले जा रहे हो तुम ये। मैंने कहा, जी क्या करूं। बोले, शरद जी बोले, भाई जिंदगी में कभी आपने इश्क विश्क किया नहीं किया। अब मैं चुप। बोले, 10-12 इश्क कर लेते, उसके बाद आते प्ले करने के लिए ये तुम। और मेरी समझ में नहीं आया क्या होगा। तो मेरे से बोले कि रिहर्सल के बाद मुझे मिलना और मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। रिहर्सल के बाद मैं उनके पास पहुंचा और उन्होंने मुझे समझाया कि सीक्वेंस है क्या। उसके बाद मैं घर आया, अपने पुरानी दिल्ली रहता था उन दिनों में, और घर में मैंने रात को बड़ी रिहर्सल की उस नाटक की। रिहर्सल करते करते मुझे पसीना आने लगा और मैं वहां पहुंच गया। और अगले दिन जब रिकॉर्डिंग होनी थी उसकी, तो रिकॉर्डिंग के लिए 17 नंबर CRR में स्टूडियो हुआ करता था, अब तो नहीं है वो। वहां हमको भेजा गया, हम पहुंच गए साहब वहां पर। और वीना जी भी आ गई, अरुण माथुर थे वो भी आ गए, मैं भी पहुंच गया। तो उस सीन की जो प्लेसमेंट थी वो अलग अलग जगहों पर थी। मतलब कुछ सीन हुए, उसके बाद एक सीन आया, फिर दूसरे सीन्स आए, फिर मेरा एक सीक्वेंस आया। सपना, यू आर गेटिंग मी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। तो उस सीन की प्लेसमेंट अलग अलग स्थानों पर थी वो। तो साहब वो मेरा जब पहले सीन का नंबर आया, 2 सीन थे, तो वीना जी मुझसे बोली, नीरज जम के करना। मेरे ऑपोजिट वीना जी थी, वीना होरा। तो साहब हमने उस सीन को करना शुरू किया, एंड यू बिलीव मी सपना, वो करते करते मेरे पांव कांप रहे थे, एंड इट वाज ऑलमोस्ट ए बेड सीक्वेंस, और मेरे हथेली में पसीना आ रहा था, बट आई डिड इट। और वो जब हो गया तो वीना जी मेरे से बोली, बहुत अच्छे वे नीरज, बहुत अच्छे। और जो हमारे डायरेक्टर थे श्री सत्येंद्र शरद, वो कंट्रोल रूम से दौड़ के आए, मुझे चिपटा लिया, बहुत अच्छा किया। एट दैट पर्टिकुलर टाइम वीना जी सेव्ड मी। हाउ? उन्होंने, हमारे डायरेक्टर थे सत्येंद्र शरद, उनसे कहा कि नीरज जी इस वक्त ग्रिप में, नीरज इस वक्त ग्रिप में है, आप जो हैं दूसरा सीन भी अभी कर लीजिए। एंड दैट वाज अ सेविंग ग्रेस टू मी। और वो दूसरा सीन भी किया गया और वो बहुत खूबसूरत हुआ। शरद जी ने मुझे आके बस ऐसे चिपटा लिया, अगले, नीरज तुमने तो बहुत अच्छा किया। एंड दैट प्ले गॉट आकाशवाणी एनुअल अवार्ड आफ्टर दैट। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और चलते 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 इस मकाम तक पहुंच गया। अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप अपना कोई भी फेवरेट मतलब प्ले के बारे में बताइए जो आपका मोस्ट फेवरेट रहा हो, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत डिफिकल्ट रहा हो, चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए करने के लिए, कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो आप बताना चाहेंगे। सपना, आपने मुझे एक ऐसे प्ले की याद दिला दी जो मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता।
उस प्ले का नाम था कल नहीं लौटेगा, और उस प्ले के डायरेक्टर थे दीननाथ जी, लेजेंडरी फिगर दीननाथ जी डायरेक्टर थे उसके। और उसमें मैं एक ऐसी बहन के भाई का रोल कर रहा था जिसको तीजों पर भाई ने धानी चुनरिया भेंट की थी, और उस लड़की उसने गाना गाया था, तो भाई ने उसको रिकॉर्ड कर लिया था उस गाने को। और बहन जो है उसकी शादी हो जाती है, तो भाई जो है उसको बहन को ससुराल वाले दहेज के चक्कर में जला के मार देते हैं। तो साहब वो भाई को जब सबको पता लगता है, तो भाई उसका गाना सुन सुन के रो रहा है, और उसकी मदर आती है और वो कहती हैं कि भाई तेरी सब कुछ थी तो ऐसा मत कर, तो चुप हो जाओ, तो चुप कराती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सीन था, दीनानाथ जी मेरे से बोले, कहने लगे नीरज ये सीन हम बाद में करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो माला गुप्ता मदर का रोल कर रही थी, और दीनानाथ जी डायरेक्टर थे, और प्रोडक्शन असिस्टेंट थे उस वक्त गोपाल सक्सेना। गोपाल जी भी नहीं है अब, वेरी रिफाइंड टेक्नीशियन। मुझे पता नहीं कितने किस्से उनके याद हैं मुझको, आई स्टिल रिमेंबर हिम। तो उन्होंने मुझे संडे को बुलाया, और संडे को 5 नंबर स्टूडियो, जो आज 1 नंबर स्टूडियो है ना काजल जी, आपको मालूम है वो 5 नंबर स्टूडियो हुआ करता था पहले, और एक बड़े से ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर। और ममता गुप्ता, जो बाद में ममता अहमद हो गई थी, वो मेरी बहन का रोल कर रही थी, और उनसे गाना रिकॉर्ड करवा के, उन दिनों कैसेट चला करती थी, तो कैसेट प्लेयर में लगा के उस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया। संडे का दिन था, कंट्रोल रूम में दीनानाथ जी बैठे, और उनके बराबर में गोपाल जी बैठे, टेप चढ़ा के। स्कूल पे हुआ करती थी रिकॉर्डिंग उन दिनों, आप लोग तो अब न्यूएंडो पे करते हैं। और मुझे अंदर बैठ के वो उसका गाना सुनना था, तो मुझे बता दिया गया। मैंने कैसेट प्लेयर को ऑन किया, खट की आवाज हुई, और वो गाना चलना शुरू हुआ, और उसका गाना सुन सुन के मुझे इमोट करना था, और इमोट करते करते मुझे रोना था। मैं इमोशन में आके रोने लगा, और मैं सचमुच रोने लगा, और रोते 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 सुबकने लगा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, मैं सुबकने लगा। और मुझे कंसोल करने के लिए माला गुप्ता, जो मदर का रोल कर रही थी, वो मेरे पास आई, एंड दैट हेल्प्ड टू द सीन। वो आई, अरे तेरी सब कुछ थी क्या, वो ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसे उन्होंने कहा, और उन्होंने कैसेट प्लेयर को खटाक से बंद किया। और सीन ये था कि वो अपनी माँ से चिपक जाता है, और धीरे धीरे उसका कंसोल हो जाता है, रोना उसका बंद हो जाता है। तो मेरा जब रोना हुआ, ऐसे ऐसे आप साइन देते ना कि ऐसे समअप कर दो, बस खत्म कर दो, तो साइन माला गुप्ता ने मुझे इंडिकेट किया कि बस अब सीन खत्म करो। तो मैंने उस सीन को खत्म किया, रुमाल निकाला, आंसू पोंछे, और कंट्रोल रूम की तरफ देखा। व्हाट आई कुड सी, आई टेल यू, दीनानाथ जी ऐसे बैठे थे, अरे और अरे गोपाल जी ऐसे बैठे थे, स्टंड। मैंने पूछा जी सीन रिकॉर्ड हो गया? नो रिप्लाई। दोबारा पूछा, नो रिप्लाई। मैं वहां से निकल के कंट्रोल रूम, अब वही बता रहा हूं आपको, वहां से निकल के मैं कंट्रोल रूम में पहुंचा, दरवाजा खोला, नो रिएक्शन। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुआ। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा जी वो सीन रिकॉर्ड हो गया? तो दीनानाथ जी बेहद दुखी हाल में मेरी तरफ देखा उन्होंने, ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, और मुझे बोले बेटा दोबारा करना पड़ेगा, टेप खत्म हो गया। यू कैन अंडरस्टैंड। और बोले गोपाल जी को बड़ी मोटी सी गाली दी उन्होंने, बोले इस कमबख्त को मैंने कहा था कि बड़ा टेप ले ले, ये बोला नहीं, ये इसमें हो जाएगा, और इसने छोटा टेप लगा दिया, बेटा दोबारा करना पड़ेगा। आई नो वो इमोशंस नहीं आ सकते, बट विल हैव टू डू इट अगेन। काजल जी आप विश्वास, लेकिन लाइव भी तो किया होगा आपने, लाइव हाँ, भी तो शोज भी किए हैं। मैंने लाइव किया है, लेकिन वो तो रिकॉर्डिंग थी ना। लाइव का एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी। कैसे लाया जो टेम्पो था रोने का, उसको फिर आपने कैसे लाया दोबारा से? मैं वही बताने वाला हूँ आपको। जी मैं वही बताने वाला हूँ। यू सी, यू नो इट, यू योरसेल्फ इज अ परफॉर्मर, कि दोबारा जब आप करते हैं इतने हाईली इमोशनल सीन के बाद, तो वो मैकेनिकल जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है वो वही इमोशन दोबारा से लेके आना। आ जाए तो बात क्या बात है साहब, लेकिन जब मैंने दोबारा किया तो वो इमोशन नहीं आए। लास्ट की सिस्कियां मैंने ले ली, और मैं आधे अधूरे मन से फिर कंट्रोल रूम में गया,
इसका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे का बताने वाला हूँ आपको। जी 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 जी। मैं आधे अधूरे मन से गया वहां और जाके मैंने उनकी तरफ देखा तो बोले बेटा तू सही कह रहा था, वैसा नहीं आया। गोपाल जी कहने लगे एक मिनट, मुझे सुनने दो, मुझे सुनने दो। उन्होंने साहब वो पुराना सीन सुना हाँ। और नया जो किया था वो सुना, और लास्ट में सिसकियां ले रहा था जब मैं टेप खत्म हुआ था, और उन्होंने इधर की सिसकियां सुनी, वो सुना, बोले मैं जोड़ दूंगा, मैं बच्चों की तरह कुर्सी पे उछल पड़े वो, मैं जोड़ दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। कमाल के थे। वो मेरी जोड़ना बाद में समझ में आया जब वो प्ले ब्रॉडकास्ट हुआ। क्या बात। एंड बड़ा व्हाट अ टेक्नीशियन, ऐसे ऐसे टेक्नीशियंस थे वो। एक प्ले और बताता हूं मैं आपको, एक प्ले का नाम था गंगा चील के पंख। गुजराती प्ले का हिंदी एडेप्टेशन था। मैं और सुचित्रा जी थे, और वो प्ले जिस वक्त वो ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो मैंने उसको सुना। उसके अंदर सामने से ट्रक आ रहा है और इधर से साइकिल जा रही है, और साइकिल की ट्रक की टक्कर होती है और साइकिल सवार मर जाता है। ओह। अब सोचिए, उन्होंने इधर से ट्रक लगाया, इधर से साइकिल लगाई, टकराए, इफेक्ट आया, साइकिल गिरी, और गिरने के बाद उसकी घंटी घूम रही है, क्या बात, क्या बात। व्हाट अ टेक्नीशियन, कमाल था साहब उन लोगों के अंदर। इन लोगों के साथ काम किया हमने। एक और प्ले था, एक लोरी वयस्कों के लिए। जी जी, जापानीज कुछ है वो। हाँ, उसको जापानीज प्ले था, उसको एशिया में अवार्ड मिला था, तो हमारे यहाँ पर वो प्ले किया गया। शरद जी ने डायरेक्ट किया था प्ले वो। उसमें दो बच्चे होते हैं, आउट ऑफ वेडलॉक बॉर्न होते हैं बच्चे वो, तो उनके जो माँ बाप हैं उनको कूड़ेदान में डाल देते हैं, और उसके बाद वो बच्चे कूड़ेदान को माँ बाप को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कहते हैं साहब तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ये प्ले उस पर बेस्ड था। और इस प्ले में वो जो लड़का होता है जिसका रोल मैंने किया था, आई वॉज टू यंग गाय, तो उस वक्त उसमें एक गाना गाता है वो लड़का। आप अगर प्ले सुने, अभी आपने शेड्यूल भी किया था प्ले, वो प्ले सुने तो उसमें वो गाना गाता है लड़का, मुझको दुर्घटनाएं अच्छी लगती हैं। ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन था। अब मैं तो बेसुरा आदमी, मुझे गाना आता ही नहीं, बड़ी कोशिश करी मैंने, नहीं हुआ। तो मैंने कहा जी मुझसे नहीं होगा, बड़े रिहर्सल कराई गई मुझे। अब शरद जी का ये गाना काट दूंगा, गोपाल जी का मैं गवा के दूंगा, दोनों में टसल हो गई आपस में। और गोपाल जी एक वो बड़ा जो गिटार टाइप बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको एक हमारे क्रिश्चियन थे प्लेयर, उसको ले आए और ला के वो बजवाया और मुझे रिहर्सल कराई, और काजल जी वो गाना मेरे से गवा दिया उन्होंने। क्या बात, क्या बात। एक कलाकार कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है एक कलाकार। बिल्कुल, He can do wonders, कुछ भी, nothing is impossible for a क्रिएटर जो होते हैं, कलाकार जो क्रिएट करते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, हमारे मुझसे किसी ने कहा था, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, एक हमारे मेरे सीनियर, जब मैं काम करता था, बहुत जूनियर था मैं, तो मेरे जो सीनियर होते थे, लाइक अरुण माथुर, जयमिनी कुमार वीरेंद्र, वीएम बडोला। बडोला साहब तो एक बार मैं स्टूडियो में आया, वो बैठे हुए थे, बोले यार तू जा, मैं तुझे देख के नर्वस हो जाता हूँ। अच्छा वो प्ले में नहीं है, मैं बैठा हूँ, वो दरवाजा खोलेंगे, हाँ भाई नीरज, यार मैं खामा बाहर नर्वस हो रहा था, मुझे पता लग गया तू अंदर बैठा है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सुचित्रा जी, वीना जी, इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है मैं आपको बता नहीं सकता। तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई इतना तुमने काम किया है कि अपने जैसा किसी और को बना रहे हो तुम। दैट डे आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे ये बांटना चाहिए। और तब के बाद से, आपने भी लॉकडाउन में मेरे से कहा था तो मैंने रिकॉर्ड करके भेजा था, मैं हमारे यंगस्टर्स को बताना चाहता हूं, पढ़ना बहुत जरूरी है। सुचित्रा जी ने भी कल ये बात कही थी, जी बिल्कुल, पढ़ना बहुत जरूरी है। और इट इज जस्ट लाइक दैट कि किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक वेइंग मशीन लगी हुई है, उस पे जाके हम खड़े हो जाते हैं,
तो लाल सफेद चक्कर घूमता है, घूम के रुक जाता है। क्या टिकट बाहर आता है? नहीं आता ना। तो टिकट बाहर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिक्का डालना पड़ता है। सिक्का डालना होता है, जी बिल्कुल। सिक्का डालते हैं तो टिकट बाहर आता है, उस पर वेट लिखा होता है और बहुत कुछ लिखा होता है। इसी तरीके से unless and until we read, ये ग़िज़ा जब तक हम नहीं देंगे खुद को, तब तक हमारे विचार नहीं पनपेंगे, हमें हमारी जो सोच है वो पनपेगी नहीं। ये बहुत जरूरी है सबके लिए। और आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछे, वरना फिर मैं आपको और कुछ बताऊं। चाहती हूँ। अभी आकाशवाणी रेडियो नाटकों की बात की, आपने सीरियल्स भी बहुत किए हैं, आपने मुझे लगता है कुछ फिल्म्स भी की हैं, तो रंगमंच से, यहाँ से आकाशवाणी से फिर सीरियल्स का जो सफर रहा है, आपने थिएटर भी किया, तो उसके बारे में, उस जर्नी के बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमसे वो अनुभव साझा करें। देखिए, मैंने सन 81-82 तक थिएटर किया, रेडियो के साथ साथ थिएटर किया मैंने। जी। उसके बाद जब मैं फील्ड जॉब में आ गया, तब तक मैं सेल्स जॉब में था, मैं फील्ड में जाकर तब तक भी थिएटर करता रहा। और उसके बाद में जब शीला भाटिया के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, तब भी मैं कर रहा था। मैंने शहनशाह अकबर जैसे प्लेस किए उनके साथ। उसके बाद मैं जब वहां से बाहर निकला, मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी, और एक नई विधा पनप रही थी दिल्ली में, कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग की। तो कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया, तो इत्तेफाक से काम करते करते मैं इतना बिजी हो गया कि मुझे थिएटर के लिए समय नहीं मिला। लेकिन मैंने रेडियो के लिए कभी समय ना निकाला हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दूसरी चीजें छोड़ दी है रेडियो के लिए। तो कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग करते करते मैं एक ऐसे मुकाम पे आ गया कि सुबह 10 बजे स्टूडियो में घुसते थे और शाम को 8 बजे बाहर निकलते थे स्टूडियो से हम लोग, और प्रोड्यूसर बाहर लाइन लगा के बैठा हुआ करते थे। एंड दे यूज्ड टू पे व्हाट वी डिमांड, व्हाट आई यूज्ड टू डिमांड, दे यूज्ड टू पे मी, मुझे मिलता था। लेकिन एक दिन मुझे लगा, काजल जी यू विल अप्रिशिएट दिस, कि आप उड़ के छत तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन छत पे टिके रहना बड़ा मुश्किल काम। तो क्या किया जाए? तो उन दिनों टेलीविजन पर सीरियल बनाने की शुरुआत हुई थी, हम लोग आ रहा था। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप टेलीविजन सीरियल क्यों नहीं बनाते। तो मैंने शैलेंद्र जी से कांटेक्ट किया, शरद जी के भाई, अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई। आपके लिए भी बड़े प्लेस लिखे हैं उन्होंने, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा राइटर थे वो, बहुत अच्छे राइटर। और उनसे मैं राइट लेने के लिए चला गया कलकत्ता। आशापूर्णा देवी से मिला मैं। आशापूर्णा देवी ममता मई माँ, प्रथम प्रतिश्रुति मैंने लिया उनसे, सच में ट्रायोलॉजी के। क्या बात है साहब, वो उनको देख के ही ममत्व की संसार में आप गोते लगा रहे हैं ऐसा महसूस होता था। और उनसे मैं राइट लेकर आया, और इसी तरह मैंने और भी बहुत सारी चीजों के राइट्स लिए, नॉवेल्स के राइट्स लिए। बिमल मित्र से मैं मिला, बिमल मित्र से कोड़ी दिए किनलाम, खरीदी कौड़ियों के मूल के राइट लिए। मैं तारा बाबू के घर गया, तारा शंकर बंदोपाध्याय, सरित बैनर्जी उनके बेटे थे, आनंद आरोग्य निकेतन, उसके मैंने राइट लिए। मैं मृत्युंजय माइती के पास गया, उनसे मैंने प्रसन्न शौकाल, खुशनुमा सुबह, उसके राइट लिए। ये सब मैंने बनाया है, राइट्स लिए। उसके बाद मैं कृष्णा सोप्ती के पास गया और जिंदगी नामा के मैंने राइट्स लिए। और उसके साथ ही मैं गोविंद मिश्र के पास गया, धीर समीरे, वो मैं नहीं बना पाया, हालांकि स्क्रिप्ट मैंने गोविंद जी से लिखाई थी, उसकी स्क्रिप्ट लिखी पड़ी है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। धीर समीरे यमुना तीरे वसति वसे वनमाली, उसके अंदर है। और इस सब में बहुत बड़ा योगदान है पंडित आनंद कुमार का। पंडित आनंद कुमार जिन्होंने बेगम का तकिया लिखा। आपको मैं एक ऐसी बात की जानकारी आज देता हूं जो अधिकांश लोग नहीं जानते। बेगम के तकिए के विषय में पंडित आनंद कुमार जी ने जितना मुझे बताया है, और जितना मुझे अपने कांदीवली वेस्ट के मकान में बैठा के बेगम के तकिए के बारे में मुझे बताया और समझाया है, उतना कोई नहीं जानता। सच कह रहा हूं आपसे मैं ये। मैंने उनसे ये तक पूछा कि ये पीरा कहां से आया, ये मीरा कहां से आया, ये क्यों लिखा आपने। उन्होंने मुझे हर चीज बताई है। मेरा बाजू पकड़ लेते थे, ऊंचा सुनते थे वो, और आके बोलते थे, हैं क्या कह रहा तू। मैंने कहा जी मुझे ये पूछना है, ये पीर अली कहां से आया। उन्होंने वो कहानी सुनाई। और बेगम का तकिया उपन्यास का एक एक हर्फ
उन्होंने मुझे खुद पढ़ के सुनाया है कांदीवली के अपने मकान में। और उनके और भी दूसरे उपन्यास हैं, वो मैंने उनसे लिखवाए और राबिया मैं का उनको, लिखा हुआ आई थिंक। अरे गजब, राबिया पंडित आनंद कुमार का है। मैंने आपको पुस्तक दी है राबिया की? नहीं दी? बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 दी थी ना मैंने आपको? हाँ। जी जी, राबिया से बेहतर नेशनल इंटीग्रेशन का सब्जेक्ट हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैं इनके साथ बैठा और मुझे हमेशा वो ये कहा करते थे, नीरज जम के टेक करना है, जम के। मैं जब प्रथम प्रतिश्रुति तो मैंने बनाया 1985 में, 87 में टेलीकास्ट हुआ वो। उसमें रामेश्वरी हीरोइन थी और एक 8 साल की लड़की, 9 साल की लड़की को हमने छोटी सत्यवती के लिए लिया था। बहुत अच्छा काम किया उस लड़की ने, रामेश्वरी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको बताता हूं, प्रसन्न शौकाल, ये मृत्युंजय माइती की एक कहानी थी, उसका मैंने रेडियो प्ले किया था, खुशनुमा सुबह, शायद हो आपके पास। तो वो मैं उनसे राइट लेके आया, तो मैंने उसकी बनाने की बात करी। तो बोलपुर गया मैं, शांति निकेतन, और वहां जाके मैंने लोकेशन देखी और वहां शूट की। काजल जी, शांति निकेतन, चंदन की खुशबू आती है वहां। वहां से आप निकल जाएं तो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप इस धरती पे हैं। इतनी सुंदर जगह और लाल मिट्टी। तो जब मैं ये कहानी बना रहा था तो मुझे वसंत चौधरी का नाम सुना होगा आपने, एक्टर का? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो परख के हीरो थे, ओ बलमा, ये जो गाना है इसी फिल्म का है, जी जी परख जी के हीरो थे वो। जी तो जी। मैं वसंत, इंद्राणी को जाके मैंने साइन किया, इंद्राणी हलदर, वहां की तो सुपरस्टार है वो आराम से मान गई काम करने के लिए। वसंत चौधरी को साइन करना वॉज ए टेढ़ी खीर। मैं जब वसंत चौधरी के पास गया, वसंत चौधरी वॉज ए फैंटास्टिक एक्टर। मैं जब उनसे मिलने गया, बोले अच्छा हिंदी तो बोल नहीं सकते वो? तो मेरे से बोले, नीरज बाबू, अब बांग्ला में बोली, मुझे बांग्ला समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी बोल पाता हूं। उनका मतलब था कि मैं कहानी सुनूंगा आपसे पहले, मुझे समझ में आ गया तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है। बोले सुनाओ। मैंने उनको कहानी सुनाई। बोले सुन लो, अगर मुझे ठीक नहीं लगा मैं चेंज कराऊंगा इसमें आपसे। बांग्ला में बोल रहे थे। मैंने कहा दादा, আমি করব, আমি चेंज করব। कहा ठीक है सुनाओ। अब मैंने उनको कहानी सुनानी करी। उन्होंने मुझे 36 बार टोका, 36 बार क्वेरीज खड़ी करी, लेकिन मैंने वसंत चौधरी को उन क्वेरीज से संतुष्ट कर दिया अपने उत्तर से। और उसके बाद जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो गए, उनको लगा सामने वाला आदमी जो है वो बेवकूफ नहीं है, तो मेरे से बोले, नीरज बाबू, मैं कहा पता नहीं क्या कहेंगे ये। बोले नीरज बाबू, আমি করব, मैं करूंगा, किंतु আমার हिंदी की होबे, मतलब मेरी हिंदी का क्या होगा? আমি हिंदी जानी ना। मैंने कहा दादा, आपने चिंता करो ना, आप परेशान मत हो, एक भी आपका शॉट बिना सही हिंदी के मैं नहीं जाने दूंगा। बोले प्रॉमिस? मैंने कहा प्रॉमिस। कहता अभी करबो। और काजल जी, मैं आपको कभी वो फिल्म दिखलाऊंगा। व्हाट ए परफॉर्मेंस, व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय वसंत चौधरी, ही इज नो मोर, आई सैल्यूट हिम। उसका जो खास तौर पर जो उसका क्लाइमैक्स, सुचित्रा जी का मैसेज आया है, वो लिख रही हैं कि आई प्लेड राबिया। राबिया वो हाँ, जो है मुद्रा राक्षस ने अडेप्ट किया था उसको। इसका एडेप्टेशन बहुत मुश्किल काम है। एंड सुचित्रा जी डिड राबिया, एंड सुचित्रा जी डिड अमीना इन बेगम का तकिया। मैं आपको एक बात, क्लासिक, जबरदस्त, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। सब लोग शरद जी के बारे में कहते थे कि वो बायस्ड है। नीरज जो है, मैं उनका फेवरेट था। मुझे उन्होंने सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, माइक्रोफोन के आगे बोलना सिखाया, मुझे ग्रामर समझाई कि स्पीच की ग्रामर क्या होती है। अगर मेरे पास पेन नहीं होता था ना, तो मुझे क्लास स्टूडियो से बाहर निकाल देते थे वो। और मुझसे बोले, जब तक आओगे नहीं, इतनी इज्जत दी उन्होंने, जब तक आओगे नहीं रिहर्सल शुरू नहीं होगी, पेन लेके आओ। तो साहब हम पेन लेके आते थे, तब से आदत पड़ गई, पेन मेरे पास होता है। तो बेगम का तकिया वो कर रहे थे। सिर्फ रेडियो में नहीं, आप कहीं भी रिहर्सल कर रहे हो, चाहे टीवी की कर रहे हो या स्टेज की कर रहे हो, पेन का होना बहुत जरूरी है। आज मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है उनको कहना चाहूंगी कि
बहुत जरूरी है पेन का होना कि आप मार्किंग करते हो। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। जो लोग स्क्रिप्ट हाथ में पकड़ते ही कहते हैं कब शो है, कब रिहर्सल है या कब बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, वो मतलब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ज्यादती करते हैं, एक्चुअली कैरेक्टर के जी साथ ज्यादती करते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल। एक चीज और बताना चाहता हूं। हम चाहे टेलीविजन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे स्टेज हो, चाहे फिल्म हो, हम जब क्लास लेते हैं, मैं और सुचित्रा जी एक ही इंस्टीट्यूट में क्लासेस लेते हैं। जब हम क्लासेस लेते हैं तो उनको समझाते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन वॉच अ टेलीविजन, वी कैन कीप ऑन वॉचिंग। हम हमेशा देख सकते हैं ना। ओके, इफ यू ऑफ, अगर आप उसका ऑडियो ऑफ कर दें, कितनी देर देखेंगे? तो मुश्किल हो जाता है देखना, सब मानते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूं कि आप ये बताइए, अगर मैं इसकी पिक्चर ऑफ कर दूं तो आप क्या करेंगे? वील कीप ऑन लिसनिंग। एफएम, हमारा आकाशवाणी, हमारा रेडियो इस बात का गवाह है कि ऑडियो आप सुन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है सुनने की आपको। इसी से जुड़ी हुई एक चीज हमारी फिल्म और टेलीविजन सीरियल में है, जो मैं अपने जो हमारे नए कलाकार हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, उनके लिए कहता हूं। मैं जब प्रथम प्रतिश्रुति बना रहा था, इट इज 1986 और 87। जी जी। तो सत्यवती का एक कजन होता है नेडू, नेडू नाम होता है उसका, जिसका लक्ष्य शैलेंद्र जी के छोटे बेटे ने रोल किया था। जी जी। नेडू का, और नेडू का रोल कर लिया। अब मेरे से गलती ये हुई कि मैंने बड़ा नेडू और छोटा नेडू साथ में कास्ट नहीं किया। आमतौर पर ऐसे करते हैं ना फिल्म में, छोटे बड़ा कैरेक्टर दोनों एक साथ कास्ट करते हैं, सिमिलरिटी होनी चाहिए या पता होना चाहिए कि हमने किस तरह सिमिलर दिखलाना है इनको। तो जब बड़ा नेडू आया तो अब मेरे लिए सवाल हो गया कि बड़ा नेडू कौन करेगा। बड़ी कोशिश की, मिला नहीं। मैं झल्ला गया, और झल्ला के मैं श्रीराम सेंटर के वो जो कॉफी हाउस है ना, उसका चाय वाला, उसमें जाके मैं बैठ गया। और मैंने ये तय कर लिया, मेरे सामने जो सबसे पहले आएगा मैं उसे पकड़ के ले जाऊंगा। मेरे सामने सबसे पहले आया दिल्ली के एक आर्टिस्ट शशि शर्मा, जो पंजाबी थिएटर करते थे, आजकल बॉम्बे चले गए हैं। वो वेरी गुड आर्टिस्ट। नेडू की पर्सनैलिटी से पूरी तरह मिलता जुलता, गोरा चिट्टा, बहुत खूबसूरत है शशि शर्मा देखने में। तो मैंने उनको बुला के मैंने कहा बिल्ली के भाग से कब टूटा। मैंने कहा सीरियल में काम करना है? हाँ हाँ नीरज भाई कर रहे हैं। तो उस वक्त लोग ढूंढते रहते थे कि काम कैसे मिले सीरियल में। मैंने चलो मेरे साथ, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ निकलिए। दरियागंज में मेरी शूटिंग हो रही थी, मैं उनको ले गया वहां। ले जाके मैंने मेकअप ट्राई किया, कॉस्ट्यूम ट्राई किया, मेकअप लगा के देखा और डायलॉग वाले बुलवा लिए। उसके बाद ना ठीक है, परसों से आपकी शूटिंग है, इतने बजे आप आ जाओ, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम आपकी सब तैयार रहेगी। सब ट्रायल हो चुके होंगे। अब साहब शॉट की बारी आई, शॉट देने के लिए पहुंचे वो, शॉट लिया गया और शॉट, संजय दत्तानी कैमरामैन थे उसमें, सिनेमेटोग्राफर थे हमारे। जब उसका शॉट कंप्लीट हो गया तो मेरे पास संजय दत्तानी, साउंड रिकॉर्डिस्ट, हमारे एडिटर भी वही थे। हमारे एडिटर थे वाईपी सिंह, जो जी न्यूज के टेक्निकल डायरेक्टर अभी कुछ समय तक पहले थे, दूरदर्शन में वो टेक्निकल डायरेक्टर थे, और हम मेरे एडिटर थे और दोस्ती थी उनसे हमारी। वो मेरे पास आया, बोले नीरज जी कब का बदला ले रहे हो आप? मैंने क्या मतलब? बोले आपका सीरियल जा रहा है, अच्छी खासी हिंदी बोल रहा है, पंजाबी बैकग्राउंड का है, ये बीच में पंजाबी कैरेक्टर कहां से आ गया? मैंने उनकी बात सुन ली। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो है इसे ऐसे ही रहने दो आप। टेक कर ली, सबने माथा पीट लिया अपना। उसके बाद एडिटिंग टेबल पर गया तो वाईपी सिंह, दोस्त थे हमारे एडिटर, उन्होंने एडिट किया सीन को और मुझसे कहते हैं क्या करूं इसका मैं अब? मैंने कहा मैं बताता हूं क्या करो। अभय भार्गव दिल्ली में हुआ करते थे उस वक्त। मैंने उनसे कहा अभय भार्गव को बुलाते हैं, इस सीन को डब कर देते हैं। काजल जी, अभय को बुलाया गया, वो सीन डब हुआ एंड इट एनहांस्ड द कैरेक्टर। क्या बात, और क्या बात। लोगों ने तारीफ की शशि शर्मा की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं दैट ऑडियो पार्ट, उससे वो कैरेक्टर एनहांस हो गया। तो दोस्तों,
हमारे जो यंग लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, स्पीच पे काम करो। स्पीच किस तरीके से आप काम करोगे, यू कैन विन ओवर एनीवेयर। रेडियो हो, टेलीविजन हो, थिएटर हो, फिल्म हो, चाहे आप मैनेजमेंट जॉब में हो। तो दीज आर द थिंग्स जो मैं शेयर आपसे करना चाहता था, ताकि आपके माध्यम से हमारे और लोगों तक पहुंचे ये बात। अब जो मेन आपको बात में बताना चाहता था, जिससे मैंने शुरू किया था इसे, वो ये है कि बेगम का तकिया जब शरद जी ने डायरेक्ट करना शुरू किया, बहुत चिट्ठियां आई थी, पाकिस्तान तक से चिट्ठियां आई थी, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्शन। और चूंकि मैं शरद जी का फेवरेट आर्टिस्ट था, और उन्होंने मेरी कार्विंग की, पॉलिशिंग की, मुझे ग्रामर समझाया, मैं सोच रहा था ये मीरा का रोल, पीरा का रोल मुझे देंगे। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये पीरा का रोल मुझे मिलेगा। आई डिडंट गेट दैट रोल। मेरे दिल में बड़ा मलाल रहा कि वो रोल मुझे क्यों नहीं दिया गया, और शरद जी ने किया उसको। एक दिन कुछ समय के बाद मैंने वो, अच्छा लोगों ने मुझे तंज कसे मेरे ऊपर, तो मैंने लिया, तुम नहीं हो इस प्ले में। मैं चुप रहा। एक दिन मैंने शरद जी से कही दी बात ये, मैं, शरद जी आपने मुझे बेगम के तकिए में क्यों नहीं लिया? बोले क्या करते तुम बेगम के तकिए में? मैंने कहा जी मैं पीरा का रोल करता। ये 75-77 की बात है। बोले नीरज, तुम्हारी आवाज में जो सोफिस्टिकेशन है वो पीरा के पास नहीं है। बिल्कुल। यू आर मिसफिट फॉर दैट कैरेक्टर। मेरी समझ में आ गया। और काजल जी, उस दिन के बाद से मैंने बहुत मेहनत करी, और रफ टफ कैरेक्टर भी मैंने किए, और आवाज से, और यही कारण था कि मैं वो कर पाया। और अगर मुझे ये झटका नहीं लगता, ऐसे झटके, ऐसी नाकामी मिलना जिंदगी में जरूरी होता है। जरूरी है। हमारे साथ रूबरू थिएटर ग्रुप में कुछ कलाकार हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। तो सपना है अभी, शायद सपना अगर हैं तो वो सवाल क्या पूछना चाह रही हैं? सपना है, आभा है, पंकज हैं, अगर ये हैं अभी तो ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ, सपना है अभी तो ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ, सपना। मेरा पहला सवाल तो सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, उसका उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था उसका जवाब सर दे चुके हैं। बट सर आजकल जैसे बच्चे बहुत ज्यादा फेलियर को लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं, अगर उनके करियर में उनको वो अचीवमेंट्स नहीं मिलते, या थिएटर में नहीं मिलता, या सिनेमा में वो जाना चाहते हैं, फिल्म्स में उनको वो अचीवमेंट नहीं मिल पाती, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हमारी लाइफ यहीं फिनिश हो गई है। तो उन यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, हम जहां खड़े होते हैं ना, हम ऊपर देखते हैं, लेकिन ऊपर देखने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। कैसे जाएंगे आप ऊपर? सीढ़ी, स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप। तो ये सोचना बहुत अच्छा है कि हमें वो करना है। अगर सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? लेकिन एकदम से आप अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, एकदम से आप पंडित विनोद शर्मा नहीं बन सकते, एकदम से आप ब्रिजभूषण नहीं बन सकते, एकदम से आप अमीन सयानी नहीं बन सकते। तो आपको उस जगह पहुंचना पड़ता है। और मैं आपको एक और बात सुनाता हूं जो मुझे याद आ गई। अभी समय है ना, अभी है समय, समय तो है ना। एक बात और सुना दूं काजल जी? लाइव ब्रॉडकास्ट जो हुआ करता था वो बहुत कॉन्फिडेंस दिया करता था, और एक मुझे शरद जी तरह तरह से समझाया करते थे, कहने लगे लाइव ब्रॉडकास्ट का कॉन्फिडेंस कैसे चाहिए। एक बार एक सीन था जो डॉक्टर राजकुमारी प्रसाद यूएस चली गई हैं, और पंडित विनोद शर्मा और राजेश्वर नाथ जी ये एक सीन कर रहे थे, और 9:15 से लेके इनके पसीने छूटने शुरू होते थे, क्योंकि 9:30 बजे लाइव होता था। और ये कॉरिडोर में हमारे अंदर 5 नंबर स्टूडियो के बाहर, यानी 1 नंबर के बाहर घूमते रहते थे पसीने पोंछते हुए। तो साहब क्या हुआ कि राजेश्वर नाथ जी दिग्गज लोग थे, ये बाद में टेलीविजन के प्रोड्यूसर हो गए थे राजेश्वर नाथ जी, और विनोद शर्मा जी बंबई चले गए थे। आप मेरे ख्याल विनोद शर्मा को पहचानेंगे अगर मैं बता दूं, उनका जो एड आते थे, दीपिका जी एक तो आपकी पार की नजर, ऊपर सिंधिमा सुथर, सफेदी की चमकार, बार बार लगातार रिन से, ये है विनोद शर्मा।
तो उन्होंने क्या किया, वो उनका सीन चल रहा था और विनोद जी का और राजेश्वर नाथ जी का बड़ा लंबा सीन था। तो विनोद जी डायलॉग बोल रहे थे, राजेश्वर नाथ जी बोलते, क्योंकि खो जाते थे रोल में। उन्होंने कहा ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं देख लूंगा कैसे होता है। ये कहते हुए एग्जिट मार गया वो। जी जी। अब काजल जी, थिएटर में एग्जिट मार जाए तो पता लगा कि कितने पेज निकल गए। रेडियो में एग्जिट मार जाए, थिएटर में तो आप कम से कम कुछ तो दिखाई देता है आपको, वहां तो पता लगा सीन ही उड़ गया। आप प्रोड्यूसर जो था वो बाल नोच, अच्छा प्रोड्यूसर अक्सर ना कंट्रोल रूम में बैठ के बाल नोचते थे अपने, इसलिए अधिकांश लोग बाल कम हो गए थे उनके। तो अब ये निकल गए, बट यू सी द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ द एक्टर। अब विनोद जी सोच रहे मैं क्या करूं, राजेश्वर नाथ जी, विनोद जी ने कहा, राजेश्वर नाथ जी बोले रुको, और राजेश्वर नाथ जी बोले अरे ठाकुर साहब, वो मैं देखिएगा, मैं अपनी कैप कहीं भूल गया, मेरी टोपी कहाँ रखी है, हाँ ये रही एक कैप के बिना बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैप पहनी है। बोले हाँ मैं आपसे एक बात कहना भूल गया था, एंड ही कंटिन्यूड। सो दिस वाज शेयर प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, वेरी ट्रू। प्रेजेंस ऑफ माइंड, चाहे थिएटर हो, थिएटर में भी इसकी जरूरत है, चाहे थिएटर हो। जी या सपना, आप पूछ रहे थे कुछ और हमारे एक और साथी आभा हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं। आभा है, पंकज है, रोहित है, अगर ये हैं हमारे साथ इस वक्त, तो ये रोहित भी कोई सवाल पूछना चाह रहा है। आभा, अरे रोहित तो मेरे गुरुजी हैं। आभा क्या सवाल आप पूछना चाह रही हैं? आभा बोलिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए। और मेरा आपसे सवाल ये है कि हम जनरेशन, जो यंग जनरेशन है स्पेशली, हमें ऐसा लगता है कि आपके हाथ में स्क्रिप्ट है और उसमें बस डायलॉग्स लिखे तो वही पढ़ के एक्टिंग करनी होती है, या फिर अगर हम सिनेमा में भी देखते हैं तो हमें लगता है बस वो रीड करके स्क्रीन के सामने कर देते हैं और वो एडिट होकर फिल्म बन जाती है। बट मैं जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली में उसके पीछे क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं जिससे वो इतनी फ्लॉलेसली स्क्रीन पे आता है। देखिए, आप कोई भी कैरेक्टर करें, सबसे पहले आपको उसको पढ़ के समझना होता है कि कैरेक्टर है क्या। दूसरा, डायरेक्टर का परसेप्शन क्या है, डायरेक्टर आपसे क्या चाहता है। 3 तरह के एक्टर होते हैं। एक एक्टर वो होता है कि जिसको बताया जाए काजल जी का ये कर दो, वो उससे हो ही ना, वो अपनी तरह से करके निकल ले। दूसरा एक्टर होता है कि जो इन्होंने बताया कर दिया। तीसरा जो एक्टर होता है वो सबसे खतरनाक एक्टर होता है, जो बताया गया वो तो किया ही, लेकिन सोचने समझने जानने के बाद उसने अपने इनपुट दिए उसके अंदर। तो जो कहते हैं ना, दिलीप कुमार के साथ काम करना बड़ा मुश्किल काम था, इसीलिए कि वो कैरेक्टर को समझते थे, उस कैरेक्टर को जीते थे, उस कैरेक्टर को परफॉर्म करते थे, और सिनेमैटिक लैंग्वेज उनको समझ में आती थी। थिएटर में आप काम करते हैं तो थिएटर के मूव्स आपको समझ में आते हैं। रेडियो में अगर आप काम करते हैं तो आपको माइक्रोफोन का पर्सपेक्टिव आपको समझ में आता है, और ये सब अगर समझ में आता है तो यू कैन परफॉर्म। और परफॉर्म करने के बाद एक गुर की बात है, ये सब मीडियम में, जितने हमारे मीडियम हैं उन सब में एक गुर की बात है, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे थिएटर हो, चाहे फिल्म हो। कहते हैं ये बहुत नेचुरल एक्टर है, बहुत बढ़िया काम करता है। कैसे करता है बढ़िया काम? जो वो डिलीवरी करता है, जो आफ्टर ऑल डायलॉग्स हैं। अब सुचित्रा जी ने बताया कल एक प्ले में काम किया जिसमें डायलॉग नहीं थे, ये और भी ऊंची बात है। जो वो डिलीवरी करता है, जो डायलॉग डिलीवर कर रहा है, डज ही हिमसेल्फ अंडरस्टैंड दैट? इफ यस, ही इज अ फाइन एक्टर, इफ नो, he'll have to work more. आप जो बोले हैं वो खुद आपको समझ में आना चाहिए। The audience is bound to understand you. Got my point? Very true. Yes sir, thank you. Thank you. रोहित भी हैं, शायद रोहित भी हमसे नीरज सर से सवाल पूछना चाहते हैं। रोहित मरोतिया, रोहित है यहाँ पे, रोहित है, पंकज है, पंकज भी अगर हैं तो वो भी सवाल पूछ सकते हैं। मीनवाइल बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे लोग दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रश्मि धरजी जुड़ी हुई हैं, उनका मैसेज वो लिखती हैं कि बेगम का तकिया में आई प्लेड बेगम। Yes, she plays Ronak. Rashmi ji played Ronak, again a difficult character.
और बहुत ही अच्छा किया था रश्मि जी ने, बहुत बढ़िया काम किया था रश्मि जी ने। रश्मि जी बहुत दिनों के बाद आई हैं, मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ। मैंने उनसे कहा इट वुड बी हाँ इट वुड बी ट्रीट टू मीट हर। और सच में इट्स रियली ग्रेट कि हमारा प्लेजर होगा कि मैं उनसे मिल पाऊं। इट विल बी ग्रेट प्लेजर फॉर मी आल्सो। पंकज है जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी नमस्कार सर, आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। आपको भी। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे हर में पढ़ना बहुत जरूरी है, तो हमें किस तरह के स्टोरीज, किस तरह के उपन्यास, कौन से लिटरेचर्स को सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए समझने के लिए, अपने कैरेक्टर को समझने के लिए, या हम कोई भी प्ले करें ताकि हम अच्छी पकड़ कर सकें? देखिए, अपने कैरेक्टर को पढ़ने के लिए और समझने के लिए तो आपको स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए और डायरेक्टर से बात करना चाहिए। लेकिन ये जो फैक्ट्री है ना, इस फैक्ट्री में विचारों को पनपाने के लिए, जैसे सिक्का डाला तो टिकट निकल के आता है, आपको साहित्य पढ़ना चाहिए। और आप देशी साहित्य पढ़िए, इतने अच्छे नीरज जी आपका शायद आवाज कम हो गई है, आपकी आवाज कम हो गई है मेरी। जी बोलिए। हाँ अब आगे आई हाँ आवाज जी, आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो जो कैरेक्टर आप करना चाहते हैं उसके लिए तो आप स्क्रिप्ट पढ़िए और डायरेक्टर से पूछिए। लेकिन एक सदाबहार मटेरियल यहाँ रखने के लिए दिमाग में, कैरेक्टर की समझ रखने के लिए, कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए आपको उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे, आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा, आपको कहानियां पढ़नी पड़ेंगी। और मेरा अपना विश्वास ये, मैं तो ऐसी बात नहीं कि मैंने अंग्रेजी साहित्य में काम नहीं किया या अंग्रेजी साहित्य नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि पहले अपने घर को जानो तब पड़ोसी की बात करो। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। गीता मैंने अंग्रेजी राइटर की पढ़ी है, अंग्रेजी राइटर की गीता में मैं विश्वास इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो आत्मा मानते ही नहीं है, और गीता तो आत्मा का सारा का सारा। तो आप अंग्रेजी साहित्य पढ़िए, लेकिन हिंदी साहित्य जरूर पढ़िए। हमारे यहाँ खान है, अलग अलग लैंग्वेजेस की खान भरी पढ़िए, आप वो पढ़िए। और पढ़ने के बाद जब यहाँ समाएगा ना, विचार उत्पन्न होंगे एंड कैरेक्टर अपने आप क्रिएट होगा। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने रेडियो में ट्रेजेडीज बहुत की हैं, और जितनी मैंने ट्रेजेडी की, एक तो तुगलक आपका ही प्ले किया था मैंने, जी और आषाढ़ का एक दिन आपके साथ किया था मल्लिका आपने इसके अंदर। एंड आई कंसिडर आषाढ़ का एक दिन एज वन ऑफ माई बेस्ट प्लेज, क्योंकि उसका जो क्लाइमेक्स है ना, वो बहुत जबरदस्त है अपने आप में, बहुत जबरदस्त है अपने आप में। और मैंने रोमांस बहुत किया है, और मैं सुचित्रा जी से मजाक करता हूँ अक्सर मैं फंक्शंस में, स्टेज पे मैंने बोला कि मैंने जीवन में विनय जी के साथ मैंने बहुत रोमांटिक रोल किया, लेकिन सुचित्रा जी के साथ मैंने जितना माइक्रोफोन रोमांस किया किसी के साथ नहीं किया। कल बता चुकी हैं वो। अर्चना जी लिखती हैं कि कल बता चुकी है, अर्चना जी लिखती हैं कि नीरज जी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेश शर्मा जी जुड़े हैं, वंदना, स्नेहा सिंह, वनीता ठाकुर, सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सरला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सरला जी मेरे हर सेशन में आती हैं, संजय दत्तानी जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत दीपाली दत्तानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी का। जी सरला जी इज ए वेरी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत प्यारी शख्सियत है वो। बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनसे जमाना हो जाता है, हमारी मुलाकात नहीं होती, लेकिन उनकी एक बड़ी विशेष आदत है कि जैसे ही कोई प्ले ब्रॉडकास्ट होता है मेरा, उनका मैसेज आता है मेरे पास। जी बिल्कुल, वो इनकी बहुत अच्छी आदत है। जी हाँ, तो रोहित अगर हमारे साथ जुड़े हो तो, रोहित को सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, रोहित तो आई थिंक चले गए हैं। जी चलते चलते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो यंग लोग हमसे जुड़े हैं और जो हम सुन रहे हैं, जो आकाशवाणी में या टेलीविजन पे या सिनेमा में अपना नाम करना चाहते हैं, तो उनको क्या आप एक गाइड करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा जिससे उनको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अमिताभ बच्चन एक दिन में अमिताभ बच्चन हो जाए। अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी स्ट्रगल है और वो आज जाने जाते हैं। तो उस स्ट्रगल को करने के लिए ऊपर जरूर देखें, लेकिन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ें और पढ़ने लिखने का काम करें, स्क्रिप्ट पढ़ें, सोचें, समझें और निरंतर करते रहें।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जी नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आपने इतनी अच्छी अपनी जर्नी शेयर की हम सबके साथ। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नीरज, थैंक यू।